Hello everyone, welcome to my channel. In this Hindu analysis, we'll discuss few important articles and I picked one broad article and rest articles are very small. तो इस आर्टिकल में जो मेन बात है वो है महुआ प्लांट। ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये फ्लावर है महुआ के, ठीक है। ये बहुत एंगल से रिस्पेक्टिव है क्योंकि इसमें ट्राइब की भी बात है, आपका ट्राइबल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, आपकी इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व है, कल्चरल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को चूज़ किया। बेसिकली क्या है कि अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ आंध्र प्रदेश के गोलावरी वैली में। जो कोया ट्राइब है उन्होंने महसूस किया एक कल्चरल क्राइसिस को। कैसे? जिस पर रेड पड़ी स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो की। अ न्यूली क्रिएटेड पुलिस विंग threatened their cherished tradition of mahua liquor consumption. Scores of Koya women are increasingly abandoning their ancestral practice of collecting and brewing mahua flowers. Fearing the repercussions of enforcement actions, the tribe now grapples with preserving its cultural identity amid increasing pressures from authorities. अब क्या हुआ कि ये बेसिकली इसका जो कंजम्पशन है, कल्चरल एस्पेक्ट पे जो इसको यूज़ किया जाता है, जो पुराने रीति रिवाज से चला आ रहा है, जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं जो इसको यूज़ करती हैं, उस पर बैन है। अभी इस प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके इससे शराब बनती है, जिस शराब को सेलिब्रेशन में लोकल जो समुदाय है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वो यूज़ करती है। तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल एक पुलिस विंग ही क्रिएट की है टू स्टॉप दिस कंजम्पशन, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हमने किस एंगल से कवर किया है? मेन है आपको महुआ जो ये प्लांट है इसके बारे में मुझे बताना है कि ये किस किस एंगल से इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं। इसका साइंटिफिक अगर नाम देखा जाए तो ये मधुका लॉन्गिफोलिया है। ये ट्रॉपिकल ट्री है जो फाउंड होता है, जो पाया जाता है लार्जली इन दी सेंट्रल, साउदर्न एंड नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एंड फॉरेस्ट। जबकि इंडिया के अलावा ये नेपाल और म्यांमार, श्रीलंका में भी पाया जाता है। ये इट इज़ कॉमनली नोन एज मधुका, मधकम, महुआ, बटर ट्री, महुआ, महवा, महुलू, इल्लुपई, मी और विप्पा चट्टू, इन सब के नाम से लोकली इसे जाना जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर्स इन हाइट एंड पोसेस एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉलेज, बिलोंग्स टू द फैमिली सेपोटेसिया, ठीक है। इट इज़ एडाप्टेबल टू द एरिड इन्वायरमेंट ऑल्सो। जो सूखा इन्वायरमेंट है ये उसमें भी एडॉप्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है रेनी सीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एरिड में सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यही है क्योंकि भारत में ड्राइड का जो प्रॉब्लम है सूखे का वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एडेप्टेबल है उस इन्वायरमेंट में भी। बीइंग अ प्रोमिनेंट ट्री इन ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इतने राज्यों में ये प्रोमिनेंट है, ये पाया जाता है। महुआ फ्लावर्स आर रिच, ये किस में रिच है? महुआ फ्लावर्स आर रिच इन टोटल शुगर्स, आउट ऑफ विच रिड्यूसिंग शुगर्स आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। इसमें शुगर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। द फ्लावर्स आर ऑल्सो फर्मेंटेटेड टू प्रोड्यूस द एल्कोहलिक ड्रिंक महुआ, अ कंट्री लीकर, ठीक है। इसे महुआ का इसका ड्रिंक भी बनता है। ट्राइबल ऑफ सुरगुजा एंड बस्तर इन छत्तीसगढ़, पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, संथल्स ऑफ संथल परगनास झारखंड, कोया ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश, भील ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र के जो ट्राइबल्स हैं वो इस ट्री को कंसिडर करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द ड्रिंक पर्पस एज देयर पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। महुआ जो है ये एक ऐसा ड्रिंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक है ट्राइबल समुदाय के लिए, औरतों के लिए, आदमियों के लिए, खासकर जब सेलिब्रेशन होता है। महुआ फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर जैम, जैम भी बनती है। इसके फ्लावर को जैम में इस्तेमाल किया जाता है, जो खासकर आपके महाराष्ट्र में ट्राइबल कोऑपरेटिव इन दी
गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, ये जो समुदाय है, ये जो कोऑपरेटिव है, ये इसको मैन्युफैक्चर करती है और ये जैम जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। सोचो इसका कितना वाइड यूज़ है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी। अपार्ट फ्रॉम दैम या फ्रॉम दैट देयर इज़ अनदर कंपनी लोकेटेड इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, स्वग्राम एग्रो इंडस्ट्रीज, who are also dealing in mahua products at very large scale and exporting innovative products such as seed oil and mahua jam to Arab countries। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इसका इसीलिए इसका मिस यूटिलाइजेशन करना फॉर द पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब बात आती है बच्चों इकोनॉमिक्स की और या फिर करंट ये कल्चरल एस्पेक्ट की, तो सरकार तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्व देंगे इंस्टेड ऑफ दिस कल्चरल एस्पेक्ट। इन मैनी पार्ट्स ऑफ बिहार सच एज विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीवन द फ्लावर्स ऑफ महुआ ट्री आर सन ड्राइड, इवन इसे सुखाया जाता है और इस फ्लावर्स को सुखाकर इस फ्लावर को आटे में यूज़ किया जाता है, मतलब आटा में भी इसको डाल के खाया जाता है। ठीक है, बहुत तरीके के इससे ब्रेड्स यानी रोटी, अलग अलग डिफरेंट रोटी भी बनती है सूखे ड्राइड फ्लावर्स को मिक्स करके। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट था महुआ का। अब कैसे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेडिकल में भी यूज़ होता है। ठीक है, मेडिसिन्स में भी। अब अप्रैल कोर सेक्टर आउटपुट राइजेज 6.2% एज इलेक्ट्रिसिटी स्टील बॉय, मतलब सभी सेक्टर्स जो हैं उन्होंने ग्रोथ की है एक्सेप्ट फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का जो आउटपुट है वो 0.8% दर्ज हुआ कंपेयर्ड विद दी फॉल ऑफ 1.3% इन मार्च में कितना था, 1.3% था। सीमेंट का जो है वो स्लो रहा, ग्रोथ हुई बट स्लो रहा, 0.6 इन अप्रैल फ्रॉम, ठीक है, इतने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ था मार्च में, बट इस बार सिर्फ इतने से हुआ। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर या कोर सेक्टर आउटपुट की बात करें तो ओवरऑल तो वो बढ़ा है, बट कुछ एक सेक्टर जिसमें आप फर्टिलाइज़र वो डाउनफॉल हुआ है उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट विच अकाउंट्स 40% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है उसके अंदर 8 कोर सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं 40%। कोल प्रोडक्शन ग्रू 7.5% वाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रोज 9.4%। In March, coal production rose 8.7% and electricity generation grew 8.6%. Steel production grew 7.1% year on year in April against as a 6.4% increase a month earlier. तो जो नेचुरल गैस है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 8.6%, जबकि मार्च में कितना था, मार्च में कितना बढ़ा था, 6.3%। सीमेंट बढ़ा है, कई सेक्टर्स हैं जो बढ़े हैं बट स्लो पेस में बढ़े हैं। जो फर्टिलाइज़र था उसका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ है, इवन वो फॉल हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं ये कोर सेक्टर्स में कौन कौन सम्मिलित है। कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूँ इस कोर सेक्टर की ग्रोथ की, विच इज़ वेरी क्रूशल, अगर ग्रोथ होती है डेट इंडिकेट्स कि आपका जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था है वो आपकी पॉजिटिव ग्रो कर रही है, क्योंकि इस 8 का जो कोर सेक्टर, ये 8 सेक्टर्स हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स इंडस्ट्रियल एरा फॉर दिस ओवरऑल द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सिग्निफिकेंस में वही बात है कि इस सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है विच इज़ कंसिडर्ड अ की इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज ओवरऑल इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सर्विंग एज अ बैरोमीटर फॉर गॉजिंग द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे जो स्टील है विच इज़ अ क्रिटिकल मटीरियल फॉर कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ एसेंशियल फॉर पावरिंग फैक्ट्रीज, होम्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इन इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रोथ। फिर एक आर्टिकल था, एक आर्टिकल नहीं, दिस इज़ अ न्यूज़ इन हिंदू न्यूज़पेपर। फिजिकल डेफिसिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में नैरोड टू 5.6% ऑन बेटर टैक्स मोप अप, यानी कि इतना आपका हुआ है, पहले थोड़ा सा कम हुआ है, पहले आपका फिजिकल डेफिसिट था 5.8%। ठीक है, और आज आपका कितना है, अभी प्रेजेंट की इस रिपोर्ट के अनुसार 5.6%।
तो 0.2% डिक्रीज हुआ है, विच इज़ गुड इंडिकेटर. इन एक्चुअल टर्म्स द फिजिकल डेफिसिट और गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, बस इसमें से हम बोरिंग्स को भी हम माइनस कर देते हैं, ठीक है. तो ये आपका कितना है 5.63% ऑफ द GDP विच ग्रू 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24. अब क्या कहता है कि आपका ये बढ़ा है, मतलब ओवरऑल आपका इतना GDP का जैसे 100 रुपये है, 100 का आप ये समझ लो 100 इनकम है, टोटल रुपए इनकम है, उसका आप समझो 5.63 क्या है, ये टोटल आपका डेफिसिट है, इतना गैप है क्योंकि एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम है. तो वही ये बताना चाह रहा है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपका दर्ज हुआ है. प्रीवियस ईयर में वॉज बेटर देन प्रीवियस ईयर में एस्टिमेशन कितना था 5.8%, अभी कितना है 5.6%, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन वॉज 101.2% ऑफ रिवाइज एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड इन द बजट. तो जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो भी आपका कितना हुआ है 23.26 लाख करोड़. एक्सपेंडिचर जो है वो आपका कितना है 4.242 लाख करोड़. सोचो डबल जस्ट, ठीक है, ये डबल एक्सपेंडिचर है एज कम्पेयर टू द रिवेन्यू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल डेफिसिट, जो ये बताना चाह रहा है कि भाई आपका कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है. ओवरऑल देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, ठीक है, लेकिन गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू में. सो विद दिस, बट इसको एंड करने से पहले एक आर्टिकल और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने क्या किया है, टाल दिया है. क्या टाला है, रिस्पॉन्स टू क्वेरीज ऑन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम राइस एक्सपोर्ट. इंडिया क्या करता है, राइस को एक्सपोर्ट करने में टाइम टू टाइम बैन कर देता है. पीछे क्या हुआ था, राइस एक्सपोर्ट में बैन किया गया था, है ना. तो इसके लिए काफ़ी कंट्रीज़ ने आपत्ति जताई है कि कोई क्लैरिटी नहीं देता इंडिया. उसमें से आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है, स्विट्ज़रलैंड एंड UK, दे आर डिमांडिंग द क्लैरिटी फ्रॉम इंडिया कि भाई आप राइस एक्सपोर्ट को बैन क्यों करते हैं. क्योंकि देखो, अगर पूरे वर्ल्ड में राइस एक्सपोर्ट को बैन करोगे फॉर बिग टाइम, तो भाई सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी राइस की. लेस सप्लाई, मोर डिमांड, that lead to high price of the rice. तो भाई सभी कंट्रीज़ कह रही हैं कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि इससे पूरा कंपटीशन जो है वो अनहेल्दी हो जाता है. क्योंकि भारत जो है वो किसका मेंबर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, जिसमें ये कहा गया था, जिसमें ये डिसीज़न लिया था 2022 में कि भाई हर कंट्री को एक्सपोर्ट करने में कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट में बैन करोगे तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी. जिसका इंडिया ने कहा था इनिशियली कि भाई थोड़ा सा विरोध भी किया था कि आप ऐसा नियम मत बनाओ, देयर मस्ट बी फ्लैक्सिबिलिटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा लोकल डिमांड को रखने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए जो राइस की अवेलेबिलिटी है वो भारत में ज़्यादा करनी होगी और उसके एक्सपोर्ट को बैन करना होगा. लेकिन इस पर कोई सुनवाई हुई नहीं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी ऐसा सजेशन इंडिया का नहीं फॉलो किया, उसने रिसीव किया. अब क्वेश्चन सबमिटेड टू द मीट द कंप्लेनिंग कंट्रीज सेड इन द लेटर February several this India had received request to allow India's rice exporters to engage in the world food programs rice tender process, which was denied. They asked India to clarify on the reports. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भी था कि भाई आप एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन RBI जो इंडिया है उन्होंने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया. So with this I am concluding my Hindu analysis here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.